बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये हमारा लेक्चर नंबर 10। इससे पहले आप लोगों को याद होगा कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम स्कोप मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट की बात कर चुके हैं, जिससे टाइम मैनेजमेंट के डिफरेंट प्रोसेसेस 7 टाइप्स के हमने डिस्कस किए हैं कि स्केड्यूल को प्लान कैसे करना है, फिर एक्टिविटीज़ को डिफ़ाइन कैसे करना है, फिर एक्टिविटीज़ की सीक्वेंसिंग कैसे करनी है। तो इसी तरह से आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर कॉस्ट, प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो इसको आज हमने डिस्कस करना है कि प्रोजेक्ट की कॉस्ट को हम कैसे मैनेज करते हैं। उसके लिए कॉस्ट को मैनेज करने के लिए हमारे पास कितने टाइप्स के डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं। तो जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि टाइम मैनेजमेंट के भी हमारे पास 7 टाइप्स के प्रोसेसेस होते हैं। सेम इसी तरह हमारे पास जो है कॉस्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट के लिए हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स के प्रोसेसेस होते हैं। तो आप लोगों को याद है कि सबसे पहले जो हमारा प्रोसेस होता है, चाहे वो स्कोप मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट से हो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं। हम प्रोसीजर्स को देखते हैं, पॉलिसीज़ को देखते हैं, और हम जो है एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन को देखते हैं। जो भी डॉक्यूमेंटेशन किसी ऑर्गेनाइजेशन ने उसी तरह के सिमिलर प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन बनाई होती है। तो सेम इसी तरह हमारे पास सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि हमारे पास जो है वो कास्ट बेसिकली होता क्या है। तो कास्ट हमारे पास वो रिसोर्सेज हैं जो कंज्यूम होते हैं, जो सेक्रीफाइस्ड होते हैं, जो जिनको हम सेक्रीफाइस करते हैं या जिनको हम कंज्यूम करते हैं किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, ताकि जब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हमारा अचीव होता है तो हम क्या कहते हैं, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्या है, क्वालिटेटिव है, यानी कि हमने क्या किया है, क्वालिटी को अचीव कर लिया है। तो कास्ट बेसिकली हमारे पास क्या है, रिसोर्सेज की सेक्रीफाइस्ड रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज में आपको पता है हमारे पास जो है मल्टीपल टाइप्स के रिसोर्सेज होते हैं, जिसमें मटेरियल है, हमारे पास जो स्टेक होल्डर्स या पीपल हैं वो आ जाते हैं, और तीसरा जो हमारे पास है वो है कि मटेरियल जो है हमने उसको किस तरह से यूज़ करना है। तो कॉस्ट इज़ अ रिसोर्स sacrificed or foregone to achieve a specific objective or something given up in exchange। तो कॉस्ट हमारे पास क्या है, किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो है जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनकी कंजम्पशन या उनको हम जो है कितने रिसोर्सेज हमारे पास सेक्रीफाई हम करते हैं किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो कॉस्ट जो है हम जो है वो मॉनेटरी या फाइनेंशियल यूनिट्स में हम उसको मेजर कर सकते हैं। जैसा कि हमारे पास रुपीज़ हैं, डॉलर्स हैं। कॉस्ट आर यूजुअली मेजर्ड इन मॉनेटरी फाइनेंशियल यूनिट्स लाइक डॉलर्स। प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट जो है वो क्या है, वो हमारे पास तमाम के तमाम प्रोसेसेस हैं। प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट जो है वो हमारे पास तमाम के तमाम प्रोसेसेस हैं जो कि हमें ज़रूरत होते हैं प्रोजेक्ट की कंप्लीशन को इंश्योर करने के लिए विद इन अप्रूव्ड बजट, यानी कि जो बजट हमने अप्रूव कराया है या डिसाइड किया है या प्लान किया है, उस बजट के अंदर रहते हुए हम जो है क्या करते हैं, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं। और उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास जितने भी प्रोसेसेस हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं, जो जिनकी ज़रूरत होती है प्रोजेक्ट को विद इन बजट कंप्लीट करने के लिए, हम उनको क्या कहते हैं, उन प्रोसेसेस की इम्प्लीमेंटेशन को प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। तो हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स के जो है वो प्रोसेसेस हैं प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट के लिए। सबसे पहला क्या है, प्लानिंग कॉस्ट मैनेजमेंट, यानी कि हमने प्लान करना है, हमने एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन जो है उसको देखना है। अगर ऑर्गेनाइजेशन ने सिमिलर टाइप्स के कोई प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, कोई प्रोजेक्ट्स डेवलप किए हैं, तो हम उन डॉक्यूमेंटेशन को, प्रोसीजर्स को, पॉलिसीज़ को जो है वो देखते हैं, ताकि हम जो करंट प्रोजेक्ट डेवलप करने जा रहे हैं उसकी कॉस्ट को जो है वो एस्टिमेट कर सकें कि कितनी कॉस्ट
इस टाइप्स के प्रोजेक्ट्स पे लग सकती है, उसके मुताबिक हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं। दूसरा जो हमारे पास प्रोसेस है एस्टिमेटिंग कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट को एस्टिमेट करना, डेवलपिंग एंड अप्रोक्सीमेशन और एस्टिमेट ऑफ द कॉस्ट। इसके लिए हमारे पास मल्टीपल जो है वो टेक्निक्स हैं या टूल्स हैं, जैसा कि हमारे पास EVM है और भी जो है अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट टेक्निक एक हम कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए यूज़ करते हैं। डेवलपिंग एंड अप्रोक्सीमेशन और एस्टिमेट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द रिसोर्सेज नीडेड टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट, यानी कि कॉस्ट ऑफ द रिसोर्सेज नीडेड टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट। हम क्या करते हैं एस्टिमेटिंग कॉस्ट में हम क्या करते हैं, एस्टिमेट लगाते हैं कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से किस टाइप के कितने रिसोर्सेज की हमें कितने रिसोर्सेज रिक्वायर होंगे। दूसरा जो हमारे पास तीसरा जो प्रोसेस है वो है डिटरमाइनिंग द बजट, एलोकेटिंग द ओवरऑल कॉस्ट एस्टिमेट टू इंडिविजुअल वर्क आइटम्स टू एस्टेब्लिश अ बेसलाइन फॉर मेजरिंग परफॉर्मेंस, यानी कि डिटरमाइनिंग द बजट। आप लोगों को याद होगा कि हमने स्कोप मैनेजमेंट में बात की थी वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की, WBS, यानी कि हम क्या करते हैं डिफरेंट एक कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के कम्प्लेक्स प्रॉब्लम के हम क्या करते हैं डिफरेंट लेवल्स बनाते हैं, फिर हर लेवल में डिफरेंट टाइप्स की जो है एक्टिविटीज़ को डिवाइड करते हैं, फिर हर एक्टिविटी के डिफरेंट टास्क्स जो हैं या डिफरेंट वर्क पैकेजेस जो हैं उनको डिफ़ाइन करते हैं, ताकि हम क्या करें हर प्रोजेक्ट को हर एक्टिविटी के डिफरेंट टास्क को अलग-अलग उनकी कॉस्ट एस्टिमेशन कर सकें, उनको एलोकेट कर सकें कि फ़लाँ जो एक स्पेसिफ़िक एक्टिविटी है या स्पेसिफ़िक एक्टिविटी का जो एक स्पेसिफ़िक टास्क है उस पर हमारे पास कितनी कॉस्ट जो है हम उसके लिए एलोकेट करते हैं। दूसरा जो हमारे पास है चौथा जो हमारे पास प्रोसेस है वो है कंट्रोलिंग कॉस्ट। तो हमारे पास जैसा कि हमने कहा था कि हमारे पास स्केड्यूल को भी हम कंट्रोल करते हैं कि वक्त के साथ साथ अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स चेंज होती हैं तो हम क्या करते हैं जो ऑलरेडी हमने डिसाइड किया हुआ होता है टाइम, तो हम जो है जब कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स चेंज होती है तो हम क्या करते हैं अपने प्लान को चेंज करते हैं, क्योंकि हमने जो प्रीवियस प्लान होता है उसके मुताबिक कॉस्ट और टाइम जो है वो डिसाइड किया होता है। लेकिन जैसे ही हमारे पास कोई रिक्वायरमेंट चेंज होती है तो हम क्या करते हैं अपने प्लान को चेंज करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं उस जो चेंज्ड प्लान होता है हम उसको क्या कहते हैं बेस लाइन, जो कि दो चीज़ों का एक मजमुआ होता है जिसमें हमारे पास जो मतलब ऑलरेडी डिसाइडेड जो वर्क प्लान है, उसके बाद जो हम अप्रूव्ड चेंजेस यानी कि चेंजेस को जब हम अप्रूव करते हैं तो उन दोनों चीज़ों को हम क्या कहते हैं बेस लाइन। तो चौथा हमारे पास प्रोसेस है कंट्रोलिंग चेंजेस टू दी प्रोजेक्ट बजट। तो ये हमारे पास समरी है। पहला प्रोसेस है यानी कि पहला जो हमारे पास प्रोसेस है प्लानिंग का, तो उसमें हम प्रोसेस क्या करते हैं प्लान कॉस्ट मैनेजमेंट, हमारे पास आउटपुट क्या आती है कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान प्रोसेस एस्टिमेट्स एक्टिविटी। दूसरा हमारे पास है एस्टिमेट कॉस्ट एक्टिविटी कॉस्ट एस्टिमेट्स बेसिस ऑफ एस्टिमेट्स प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स अपडेट्स। तीसरा हमारे पास है डिटरमाइनिंग दी बजट और चौथा हमारे पास है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग दी कॉस्ट। प्रोसेस कंट्रोल कॉस्ट वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन कॉस्ट फॉरकास्ट चेंज रिक्वेस्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान अपडेट्स प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट अपडेट्स ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स अपडेट्स, यानी कि किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स हैं या रिसोर्सेज हैं उनमें क्या अपडेट आई है, कितने % जो है वो रिसोर्सेज हमने एक स्पेसिफिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किए हैं या कंज्यूम किए हैं या सेक्रीफाइस किए हैं। तो बेसिक हमारे पास प्रिंसिपल्स हैं जो मतलब कि मोस्ट मेंबर्स ऑफ एन एग्जीक्यूटिव बोर्ड बेटर understand and are more interested in financial terms than IT terms, so IT project managers must speak their languages। प्रॉफिट हमारे पास क्या है और रेवेन्यूज माइनस एक्सपेंडिचर्स, यानी कि हमारे पास जितना भी प्लान हमारे पास एक बजट है या रेवेन्यू है माइनस हमारे पास जितने अखराजात हैं। प्रॉफिट मार्जिन इज़ द रेशियो ऑफ रेवेन्यूज टू प्रॉफिट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग कंसीडर्स द टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप और डेवलपमेंट प्लस सपोर्ट कास्ट। वो सपोर्ट कास्ट जो है हमारे पास मेंटेनेंस कास्ट भी हो सकती है किसी भी प्रोजेक्ट की। कैश फ्लो एनालिसिस डिटरमाइन द एस्टिमेटेड एनुअल कॉस्ट एंड बेनिफिट्स फॉर अ प्रोजेक्ट एंड द रिजल्टिंग एनुअल कैश फ्लो।
तो ये हमारे पास कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स थे कॉस्ट मैनेजमेंट के। तो हमारे पास कुछ टाइप्स हैं कॉस्ट की या बेनिफिट्स की। तो सबसे पहला जो है हमारे पास टाइप है वो है टेंगिबल या परसेप्टेबल कॉस्ट या बेनिफिट। ये हमारे पास वो कॉस्ट होती है जिसको हम क्या करते हैं, जिसको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है डॉलर्स में या किसी भी यूनिट में, मॉनेटरी या फाइनेंशियल यूनिट में उसको मेजर कर सकती है। आर दोज कॉस्ट आर बेनिफिट्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशन कैन इजीली मेजर इन डॉलर्स। इंटेंगिबल कॉस्ट आर बेनिफिट्स आर कॉस्ट और बेनिफिट्स दैट आर डिफ़िकल्ट टू मेजर इन मॉनेटरी टर्म्स। हम इनको क्या कर सकते हैं, ये जो इंटेंगिबल कॉस्ट है हम इनको रिसोर्सेज की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं कि कितने रिसोर्सेज जो है कंज्यूम होंगे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक कॉस्ट की एस्टिमेशन कर सकते हैं। तो तीसरी जो हमारे पास टाइप है कॉस्ट की वो है डायरेक्ट कॉस्ट। और दी जो डायरेक्ट कॉस्ट है हम इसमें ये देखते हैं कि हमारे पास जो हम प्रोजेक्ट डेवलप करने जा रहे हैं उसके कितने फीचर्स हैं, उसके कितने प्रोडक्ट्स होंगे, उसकी कितनी सर्विसेज होंगी, फिर हर सर्विसेज, हर प्रोडक्ट, हर जो हमारे पास उसका जो फीचर है उस पर कितनी कॉस्ट लगेगी। तो हम इंडिविजुअली हर सर्विसेज, प्रोडक्ट्स या फीचर्स की कॉस्ट को मेजर करके हम क्या कर सकते हैं, पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट को मेजर कर सकते हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट आर द कॉस्ट दैट आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफ द प्रोजेक्ट बट आर इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द परफॉर्मिंग द प्रोजेक्ट। उसके बाद हमारे पास है संक कॉस्ट इज़ द मनी दैट हैज़ बीन स्पेंट इन द पास्ट। यानी कि ये एक ऐसी कॉस्ट है जो आपने किसी फीचर को डेवलप करने में लगा दी, लेकिन उस फीचर का जो है हमारे प्रोजेक्ट से कोई रिलेशन नहीं बन रहा। यानी कि वो आपकी कॉस्ट जो है वो क्या हो गई है, डिस्ट्रॉय हो गई है, वेस्ट हो गई है। तो इसको हम क्या कहते हैं, संक कॉस्ट इज मनी दैट हैज़ बीन स्पेंट इन दी पास्ट व्हेन डिसाइडिंग व्हाट प्रोजेक्ट्स टू इन्वेस्ट इन और कंटिन्यू यू शुड नॉट इंक्लूड संक कॉस्ट। यानी कि वो कॉस्ट जो आपने ज़ाय कर दी है एक ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करने में जो आपके प्रोजेक्ट से या आपने जो एक ऑब्जेक्टिव या गोल डिसाइड किया हुआ है जो उससे मीट नहीं कर रही, तो वो क्या होगी, आपने उसको इंक्लूड नहीं करना। हम उसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रॉयड या संक कॉस्ट। तो पहला हमारे पास प्रोसेस है, आपको पता है प्लानिंग में हम क्या करते हैं, हम जो है एक्सपर्ट्स की जजमेंट को रिव्यू करते हैं। जैसा कि हमारे पास एक EBM, हम क्या करते हैं दूसरे नंबर पे हम एनालिटिकल टेक्निक्स, जैसा कि उसमें हम टाइम एस्टिमेशन में हम नेटवर्क डायग्राम को यूज़ करते हैं ताकि हम ड्यूरेशन को आइडेंटिफाई कर सकें कि हमारे प्रोजेक्ट की हर एक्टिविटी पे कितनी ड्यूरेशन लगेगी। तो कॉस्ट में हम क्या करते हैं, एनालिटिकल टेक्निक्स, हमारे पास एक जो बेसिक कॉस्ट एस्टिमेशन की टेक्निक है वो है EVM, अर्न्ड वैल्यू मैनेजमेंट टेक्निक एंड मीटिंग टू डेवलप दी कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान। तो ये हमारे पास कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान का जो है कॉस्ट का जो पहला प्रोसेस है कॉस्ट मैनेजमेंट का, प्लानिंग, कॉस्ट मैनेजमेंट, लेवल ऑफ एक्यूरेसी एंड यूनिट्स ऑफ मेजर्स। तो ये चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसीजर्स लिंक, यानी कि आप किस एक्यूरेसी पे काम कर रहे हैं, आपके पास जो टीम है वो कितनी को एक्यूरेसी से काम करती है और आप उनकी एक्यूरेसी को किन यूनिट से मेजर करते हैं। आया कि वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, आया कि वो रिक्वायरमेंट्स कंप्लीशन है। तो आप क्वालिटी को अचीव करने के लिए कौन कौन से पैरामीटर्स यूज़ कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसीजर लिंक्स, कंट्रोल थ्रेशोल्ड, रूल्स ऑफ परफॉर्मेंस मेजरमेंट, रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स, प्रोसेस डिस्क्रिप्शन। तो ये तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं ये हमारे पास प्लानिंग कॉस्ट मैनेजमेंट में जो पहला हमारा प्रोसेस है उसमें हम इनको क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं या इंक्लूड करते हैं। तो दूसरा हमारे पास प्रोसेस है एस्टिमेटिंग कॉस्ट। प्रोजेक्ट मैनेजर मस्ट टेक कॉस्ट एस्टिमेट सीरियसली इफ़ दे वांट टू कंप्लीट प्रोजेक्ट्स विद इन बजट कंस्ट्रेंट्स। यानी कि कॉस्ट एस्टिमेशन आपने लाजमी करनी है, वो इसलिए कि आपने जो बजट प्लान किया हुआ है या जो आपने बजट अप्रूव कराया हुआ है, यानी कि आप उससे ओवर बजट ना हो जाएं। मतलब आपका जो प्रोजेक्ट है वो विद इन डिसाइडेड बजट या जो आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उसके अंदर रहते हुए आप जो है उसको कंप्लीट करें। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो द टाइप्स ऑफ कॉस्ट एस्टिमेट्स, हाउ टू प्रिपेयर कॉस्ट एस्टिमेट्स,
एंड टिपिकल प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद आईटी कॉस्ट एस्टिमेट्स। तो ये हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं कॉस्ट एस्टिमेशन की, टूल्स या टेक्निक्स हैं। सबसे पहला जो है वो है एनालॉगस या टॉप डाउन एस्टिमेट्स यूज़ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रीवियस। यानी कि एनालॉगस या टॉप डाउन एस्टिमेट में आप क्या करते हैं, आप जो है आपने सिमिलर, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने प्रीवियस जो सिमिलर प्रोजेक्ट्स डेवलप किए हैं, आप वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके एक आप जो है एस्टिमेट लगा सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट पे इतना टाइम लगा है और ये जो हम न्यू डेवलप करने जा रहे हैं इस पे कितना टाइम या कितनी कॉस्ट लगेगी। तो यूज़ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ अ प्रीवियस सिमिलर प्रोजेक्ट एज द बेसिस फॉर एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ द करंट प्रोजेक्ट। दूसरी जो हमारे पास कॉस्ट एस्टिमेशन की टेक्निक है या टूल है उसको हम क्या कहते हैं, बॉटम अप एस्टिमेट्स। तो आप लोगों को जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि हम वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर इसलिए क्रिएट करते हैं कि हम हर एक्टिविटी की ड्यूरेशन, हर एक्टिविटी की जो है कॉस्ट हम एस्टिमेट कर सकें और उन एक्टिविटीज़ की इंडिविजुअल कॉस्ट या ड्यूरेशन को एक उनका सम करते हुए हम जो है टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट को या उसकी ड्यूरेशन को एस्टिमेट कर सकते हैं। इन्वॉल्व एस्टिमेटिंग इंडिविजुअल वर्क आइटम्स और एक्टिविटीज़ एंड समिंग देम टू गेट अ प्रोजेक्ट टोटल। यानी कि हर एक्टिविटी की अलहदा से आपने कॉस्ट एस्टिमेशन करनी है, फिर उनका सम करना है ताकि आप के पास जो टोटल प्रोजेक्ट है आप उसकी कॉस्ट को उसकी कॉस्ट का एस्टिमेट लगा सकें। पैरामीट्रिक मॉडलिंग, यानी कि आप क्या करते हैं, आपके पास किसी भी प्रोजेक्ट के जितने भी फीचर्स हैं, सर्विसेज हैं या हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हम कह लें, हम उनकी अलग-अलग कॉस्ट को, यानी कि ये पैरामीट्रिक बेस्ड है, उनको आप मैथमेटिकल मॉडल यूज़ करते हुए हर फीचर्स की जो है पैरामीटर्स की या फीचर्स की आप क्या कर सकते हैं, कॉस्ट को एस्टिमेट कर सकते हैं। Estimating the budget cost, budgeting involve allocating the project cost estimate to individual work items over time. The WBS is a required input to the cost budgeting process since it defines the work items। यानी कि WBS से आप सेम हर एक्टिविटी, हर टास्क या वर्क आइटम की कॉस्ट को मेजर करते हैं, कॉस्ट का एस्टिमेट लगाते हैं, फिर उन तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ की ड्यूरेशन और कास्ट से आप पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को जो है उसकी एस्टिमेशन कर सकते हैं। तो कंट्रोलिंग, जो चौथा हमारे पास प्रोसेस है कॉस्ट मैनेजमेंट का, प्रोजेक्ट कॉस्ट कंट्रोल इंक्लूड्स मॉनिटरिंग कॉस्ट परफॉर्मेंस। यानी कि आपने हर एक्टिविटी को जो कॉस्ट असाइन की है उसकी कॉस्ट को, हर एक्टिविटी की कॉस्ट मॉनिटरिंग कॉस्ट परफॉर्मेंस, यानी कि आपने हर एक्टिविटी को जो कॉस्ट असाइन की है आप उसकी क्या करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं कि आया वो जो एक्टिविटी है वो सही तरह से परफॉर्म हो रही है या नहीं हो रही, और वो कास्ट जो है आपकी वो संक कास्ट में तो नहीं जा रही। यानी कि वो कास्ट जो आप किसी एक्टिविटी को सही करने के लिए, डेवलप करने के लिए आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो आपकी कास्ट जो है कहीं डिस्ट्रैय तो नहीं हो रही, यानी कि वो एक्टिविटी उस तरफ तो नहीं जा रही जो प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव है वो उससे दूर हो जाए। Ensuring that only appropriate project changes are included in a revised cost baseline। बेसलाइन जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपके पास जो ऑलरेडी अप्रूव्ड जो प्लान होता है, प्रोजेक्ट प्लान, और प्लस जो आपके पास अप्रूव्ड चेंजेस होती हैं, हम उनको क्या कहते हैं, बेसलाइन। इंश्योरिंग दैट ओनली अप्रोप्रिएट प्रोजेक्ट चेंजेस आर इंक्लूडेड इन अ रिवाइज्ड कॉस्ट बेसलाइन। यानी कि आपने जब आप कॉस्ट को कंट्रोल कर रहे हो तो आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि चेंजेस जो हम ला रहे हैं आया वो अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट्स ऑफ कस्टमर्स और अदर स्टेक होल्डर्स हैं या कोई गलत साइड पे चेंजेस जा रही हैं। इन्फॉर्मिंग प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स ऑफ ऑथराइज्ड चेंजेस टू दी प्रोजेक्ट दैट विल इफेक्ट दी कॉस्ट। यानी कि
आपने क्या करना है, चेंजेस को अप्रूव किया है, फिर आपके जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी ऑथराइज करना है ताकि वो उन चेंजेस को इम्प्लीमेंट कर सकें। मैनी ऑर्गेनाइजेशन अराउंड द ग्लोब हैव प्रॉब्लम्स विद कॉस्ट कंट्रोल। तो ये हमारे पास कॉस्ट एस्टिमेशन की टेक्निक है। EVM अर्न्ड वैल्यू मैनेजमेंट इज़ अ प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस मेजरमेंट टेक्निक दैट इंटीग्रेट्स स्कोप, टाइम एंड कॉस्ट डेटा। यानी कि हमारे पास जो कंस्ट्रेंट्स की हम बात करते हैं, ट्रिपल कंस्ट्रेंट की, तो हमारे पास क्या है, स्कोप गोल, टाइम गोल एंड कॉस्ट गोल। तो EVM जो है वो एक परफॉर्मेंस मेजरमेंट टेक्निक है जो इन तीनों को इंटीग्रेट करके आपको एक जो है एक तरह के आप उसकी प्रोजेक्ट की या उसकी प्रोडक्ट की आप क्या कर सकते हैं, परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। गिवन अ बेसलाइन ओरिजिनल प्लान प्लस अप्रूव्ड चेंजेस यू कैन डिटरमाइन हाउ वेल द प्रोजेक्ट इज मीटिंग इट्स गोल। यू मस्ट एंटर एक्चुअल इंफॉर्मेशन पीरियडिकली टू यूज EVM। मोर एंड मोर ऑर्गेनाइजेशन अराउंड द वर्ल्ड आर यूजिंग EVM टू हेल्प कंट्रोल प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो आगे आपको दिखाता हूँ कि EVM को हम जो है किस तरह यूज़ कर सकते हैं प्रोजेक्ट की कॉस्ट को एस्टिमेट करने के लिए या परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। तो ये हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं अर्न वैल्यू मैनेजमेंट की, EVM की। तो सबसे पहले क्या है, प्लान वैल्यू, यानी कि आपने एक प्लान वैल्यू रखी होती है कि आपके प्रोजेक्ट पे कितना टाइम लगेगा। फॉर्मली प्रीवियसली कॉल्ड दी बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क स्केड्यूल्ड, यानी कि आपने एक स्पेसिफिक टाइम में एक स्पेसिफिक वर्क पैकेज के लिए ये जो है प्लान किया होता है कि इस स्पेसिफिक एक्टिविटी पे या इस स्पेसिफिक वर्क पैकेज पे हम इतने टाइम में इतनी कॉस्ट लगाएंगे। आल्सो कॉल्ड द बजट, इट इज़ दैट पोर्शन of the approved total cost estimate plan to be spent on an activity during a given period of time। दूसरी हमारे पास क्या है, एक्चुअल कास्ट, और तीसरी है हमारे पास अर्न्ड वैल्यू। एक्चुअल कास्ट फॉर्मली कॉल्ड एक्चुअल कास्ट ऑफ वर्क परफॉर्म्ड, यानी कि ये क्या है, आपने प्लान किया, और ये क्या है, यानी कि आपने जो प्लान की कास्ट। दूसरा ये कि आपने जो प्लान की वो और थी, और एक्चुअल कास्ट जो लगी है वो हम उसको क्या कहेंगे, एक्चुअल कास्ट। और तीसरी हमारे पास जो टर्मिनोलॉजी है वो क्या है, अर्न्ड वैल्यू। कॉल्ड द बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म्ड, यानी कि ये तीन डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं। सबसे पहले क्या है, प्लान वैल्यू, उसके बाद एक्चुअल कास्ट। ये क्या है, यानी कि ये आपने प्लान की, ठीक है, ये आपकी कॉस्ट लगी। ये क्या है, यानी कि उस जो आपने एक्चुअल कास्ट लगाई वो कितनी को वैल्यूएबल है, यानी कि वो एक्टिविटीज़ जो इस कास्ट से, एक्चुअल कास्ट से आपने जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म की हैं, जिन एक्टिविटीज़ को कंप्लीट किया है, उनकी वर्थ क्या है, उनकी वैल्यू क्या है। दी अर्न्ड वैल्यू फॉर्मली कॉल्ड दी बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म्ड, यानी कि जो आपने वर्क परफॉर्म किया है उसकी वो यानी कि वैल्यू क्या है, इज़ एन एस्टिमेट ऑफ द वैल्यू ऑफ द फिजिकल वर्क एक्चुअली कंप्लीटेड। EVM इज़ बेस्ड ऑन द original planned cost for the project or activity and the rate at which the team is completing work on the project or activity to date। तो ये क्या है हमारे पास एक और टर्मिनोलॉजी, रेट ऑफ परफॉर्मेंस। इन सब टर्मिनोलॉजीज़ को हमारे पास तीन ये टर्मिनोलॉजीज़ हैं, और हमारे पास रेट ऑफ परफॉर्मेंस एक टर्मिनोलॉजी है। तो इन सब को यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं, कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स को निकाल सकते हैं, स्केजुअल परफॉर्मेंस इंडेक्स निकाल सकते हैं, स्केजुअल वेरिएंस निकाल सकते हैं, कॉस्ट वेरिएंस, यानी कि आपकी एक्चुअल कास्ट क्या थी और आपकी एक्चुअल कास्ट क्या है और आपकी प्लान कास्ट क्या है। तो ये आप कॉस्ट यानी कि कितना आपको लॉस हुआ है या कितना आपको बेनिफिट हुआ है। तो कॉस्ट वेरिएंस हम निकाल सकते हैं, एक्चुअल कास्ट, प्लान कास्ट और अर्न्ड वैल्यू अगर हमारे पास गिवन हो। तो रेट ऑफ परफॉर्मेंस इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल वर्क कंप्लीटेड टू द परसेंटेज ऑफ वर्क प्लान टू हैव बीन कंप्लीटेड एट एनी गिवन टाइम ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट और एक्टिविटी। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है कि हमने कहा कि एक वीक के अंदर हमारी जो सर्वर इंस्टॉलेशन है वो क्या है, कंप्लीट होनी चाहिए। लेकिन वो क्या होती है, एक वीक के अंदर जो सर्वर इंस्टॉलेशन है
वो हाफ वे या मिडल तक जाके रुक जाती है। तो हम क्या कहेंगे, द रेट ऑफ परफॉर्मेंस वुड बी 50% बिकॉज बाय द एंड ऑफ वीक 1 द प्लान स्केड्यूल रिफ्लेक्ट दैट द टास्क शुड बी 100%। यानी कि हम ये कहते हैं कि ये जो सर्वर इंस्टॉलेशन है एक एट द एंड ऑफ द वीक 1 ये क्या होनी चाहिए, 100 जो है वो ये कंप्लीट होनी चाहिए। लेकिन वो क्या होती है, वो एट द एंड ऑफ द वीक 1 जो है वो क्या होती है, हाफ वे या मिडल में जाके रुक जाती है। तो हम क्या कहेंगे कि हमारी जो रेट ऑफ परफॉर्मेंस है वो क्या है, 50%। यानी कि हमारा 50% जो 100% काम कंप्लीट होना चाहिए था वो क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ 50% कंप्लीट हुआ। फॉर एग्जांपल सपोज द सर्वर इंस्टॉलेशन वाज हाफ वे कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ द वीक 1, द रेट ऑफ परफॉर्मेंस वुड बी 50%। यानी कि हमने कहा कि ये जो है जो सर्वर इंस्टॉलेशन है वो क्या है, वीक 1 में कंप्लीट होनी चाहिए, लेकिन वो क्या होती है एट द एंड ऑफ द वीक 1 वो हाफ वे या मिडल में जाकर रुक जाती है। वुड बी 50% बिकॉज बाय द एंड ऑफ वीक 1 द प्लांट schedule reflects that the task should be 100% complete and only 50% of that work has been completed। तो 100% एट द एंड ऑफ द वीक कंप्लीट होना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, वो 50% यानी कि हाफ वे या मिडल में जाके रुक गया सर्वर इंस्टॉलेशन। तो क्या हुआ, हमारी रेट ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो क्या है, 50%। तो ये हमारे पास फार्मूलाज हैं अंड वैल्यू ईवी। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो है प्लान वैल्यू टू डेट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ परफॉर्मेंस। तो अगर ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे, अंड वैल्यू प्लान वैल्यू हमारे पास क्या है 10,000 और रेट ऑफ परफॉर्मेंस जो है अगर हम कहें 50%। तो इस तरह से ये फार्मूलाज को हम फार्मूलाज में इन वैल्यूज़ को पुट करते हुए हम क्या कर सकते हैं, ये तमाम की तमाम जो हमारे पास ये कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स स्केड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर प्लांट वैल्यू हमारे पास क्या हो 10,000 यहाँ पे हम पुट करें और रेट ऑफ परफॉर्मेंस जो है अगर हमारे पास क्या है जो कि 100% होना चाहिए था, अगर वो क्या है 50% है, तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाई 10,000। तो 10,000 को 2 पे डिवाइड करें, हमारे पास क्या आएगा ईवी अंड वैल्यू 5,000 जो कि यहाँ पे ये हमने निकाली हुई है 5,000। और दूसरा हमारे पास कॉस्ट वेरिएंस निकालने के लिए सीवी कॉस्ट वेरिएंस निकालने के लिए हमारे पास क्या है अंड वैल्यू माइनस एक्चुअल कास्ट। तो एक्चुअल कास्ट हमने कहा था कि हमारे जो है वो क्या है 15,000। अगर यहाँ पे 5,000 माइनस 15,000 अगर हम पुट करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट वेरिएंस जो है वो क्या होगा 10 माइनस 10,000 जो कि यहाँ पे ये निकला हुआ है। और तीसरा हमारे पास है, चौथा हमारे पास है कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो ये हम क्या कर सकते हैं ईवी यानी कि अंड वैल्यू 5,000 और एक्चुअल कास्ट। तो ये हमारे पास क्या है, हाँ कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स हमारे पास क्या आएगा 33%। यानी कि यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए था 5,000 ओवर 3 एक्चुअल कास्ट जो है यानी कि 15,000 1 और 3 मल्टीप्लाई बाई 100%। तो ये क्या आ गया हमारे पास 33%। तो स्केड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स के लिए हमारे पास फार्मूला है ईवी और जो है प्लांट वैल्यू। तो इस तरह से इन तमाम के तमाम फार्मूलाज में वैल्यूज़ पुट करके हम क्या कर सकते हैं अंड वैल्यू जो है वो मेजर कर सकते हैं, स्केड्यूल वेरिएंस को मेजर कर सकते हैं, कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स को मेजर कर सकते हैं कि हमारे पास कितना निकलेगा। तो अगर रूल्स ऑफ थम्स फॉर अंड वैल्यू नंबर्स यानी कि हमारा जो है CPI यानी कि कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स और SPI
स्केड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है वो क्या होने चाहिए, 100% होने चाहिए। फिर हम जाके कहेंगे कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्या है, हमारे ऑब्जेक्टिव को या हमारी हमने जो कॉस्ट डिसाइड की हुई है या प्लान की हुई है वो उसके अंदर रहते हुए विद इन द बजट हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। अगर वो लेस देन 100 है तो हम क्या कहेंगे, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ओवर बजट हो जाएगा, यानी कि विद इन द बजट हम उसको कंप्लीट नहीं कर सकते। नेगेटिव नंबर फॉर कॉस्ट एंड स्केड्यूल वेरिएंस इंडिकेट्स प्रॉब्लम इन दोज एरियाज। CPI एंड SPI लेस देन 100% इंडिकेट्स प्रॉब्लम। अगर CPI और SPI जो है वो लेस देन 100% है तो इसका मतलब क्या है, आपकी जो प्लान वो है, कॉस्ट है वो क्या है, कम है, यानी कि आपने प्लान कम की कॉस्ट को और जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट है वो आप उस प्लान कॉस्ट से बढ़ गई है। तो अगर ये मोर देन 100% हो तो इसका मतलब क्या है, आपने जो प्लान किया था एक्चुअल कॉस्ट उससे भी कम लगी है। यानी कि अगर आपने प्लान किया था कि इस प्रोजेक्ट पे हम $100 जो है वो $100 में हम इसको कंप्लीट करेंगे, लेकिन आप उसको लेस देन $100 में कंप्लीट करते हैं तो आपका CPI और SPI जो है वो क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा या मोर देन 100 होगा। तो आपने क्या कहा है कि आपकी जो CPI है और SPI है वो क्या है, कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है, आपने सही एस्टिमेशन की है। प्रॉब्लम मीन दैट द प्रोजेक्ट इज़ कमिंग मोर देन प्लान वैल्यू, यानी कि या तो वो ओवर बजट हो जाएगा और टेकिंग लॉन्गर देन प्लान बिहाइंड स्केड्यूल, या तो वो ओवर टाइम हो जाएगा। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है क्वालिटी को डिस्कस करेंगे कि मैनेजमेंट से, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से आपने क्वालिटी को किस तरह से जो है वो मेंटेन करना है, किस तरह से अचीव करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।